आज समझते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते। ठीक है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। ये वस्तुएं किसके बारे में बताई जा रही है, आगे समझेंगे। ये वस्तुएं तारे के बारे में बताई जा रही है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ ही टिमटिमाते हैं, अन्य से अलग हैं, यानी कि कुछ अलग टिमटिमाते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इस चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं और देखते भी होंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और इसी पूर्णिमा ही होती है जिसे पूर्ण चांद हमें दिखाई पड़ती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, चंद्रमा को आप नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या जिसे कहते हैं अमावस्या होती है। अर्थात क्या हुआ कि पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूर्ण दिखाई देगी, यानी कि पूरी तरह से गोल दिखाई देगी, लेकिन अमावस्या के दिन हमें नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि अमावस्या के दिन आप देखें तो चंद्रमा तो उस दिन नहीं रहेगी, यानी कि चांद हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उस दिन साफ आसमान दिखाई होता है, तो आप अच्छे तरह से अवलोकन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, कितने क्या तारे हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड क्या हुआ, चमकती हुई जितने हमें प्रतीत पड़ती है आसमान से, जैसे हो गया सूर्य, चंद्रमा व जितनी भी वस्तुएं, वो क्या है, खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है, और इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है। ठीक है। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य भी एक तारा है, और जितने भी तारे चमक रहे हैं वो सूर्य जैसा ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या उसकी प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वो दूर भी हैं और उसकी हीट हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, यानी कि लाइट भी कम आ रहा है और हीट भी, इसके लिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तारे सूर्य के समान है, और सूर्य भी एक तारा है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन सामने आने पर क्या होता है, बड़ा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी के अनुसार दूरी ज़्यादा हो गया तो हमें छोटी दिखाई पड़ती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ को देख सकते हैं। जैसे ये अलग अलग तारे अलग अलग तरह से आकृति बनती है, और इन्हीं आकृति ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और वे आकृति ही ये नक्षत्र मंडल ही कहलाते हैं। और अर्सा मेजर या बिग मेजर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। सप्तऋषि किसे हुआ? 7 ऋषि नाम पड़ा। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये है सप्तऋषि, यहाँ 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 तारे हैं। इसी 7 तारों को क्या बोल रहे हैं? सप्तऋषि कहा जा रहा है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों या ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता है, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। किस स्थान? उत्तर की ओर दिखाई पड़ेगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये सप्तऋषि दिखाई पड़ रहा है, ये है सप्तऋषि, यानी कि 7 समूह तारा। इसमें क्या है? ये संकेत तारा को मिलाइए और इससे काल्पनिक रेखा खींचते हुए देखिए, एक दिखाई पड़ेगा तारा। उस तारा का नाम है ध्रुव तारा। और इसी तारा के सहायता से लोग प्राचीन समय में दिशा के निर्धारण करते थे, अर्थात ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो ये संकेत तारा से सहायता से हम मिला के काल्पनिक रेखा खींचनी है और मान के चलना है कि इससे सीधा एक जो तारा दिखाई पड़ेगा वही ध्रुव तारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं, अर्थात ऐसे पिंड जिसमें अपना लाइट नहीं होता है लेकिन दूसरे के सहायता से चमकते हैं, उसके पास हीट भी नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, यानी प्लेनेट। इसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। तो प्लेनेट के पास ना ही लाइट है और ना ही हीट है, वो किसी दूसरे के सहारे से, अर्थात दूसरे तारे के सहारे से, खगोलीय पिंड से चमकते हैं और उसमें हीट प्राप्त करते हैं। प्लेनेट एक ग्रीक भाषा है, जिसको ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? प्लेनेटाई शब्द कहाँ से? ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है? एक प्लेनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास अपना न ही प्रकाश है और न ही ऊष्मा है, ये किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य है। तो सूर्य से ही वह ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर, जैसे पृथ्वी को बहुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यदि हम चंद्रमा पे चले जाएं और चंद्रमा से देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो चमकीला दिखाई पड़ती है ना, उसी तरह चंद्रमा पे जाके अगर हम पृथ्वी को देखें तो भी चमकती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब कि सूर्य से वह रोशनी प्राप्त करती है और ऊष्मा भी। उसके पास अपना नहीं रोशनी है और ना ही ऊष्मा। ठीक है, चलिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है, और यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर भी एक घूमता है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। उस चंद्रमा क्या है? उपग्रह है
तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इसलिए उपग्रह। अगर ग्रह किसे कहें? जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो ग्रह हो गया, और ग्रह के चारों ओर घूम रहा है उसको उपग्रह, जैसे चंद्रमा। इस तरह करके 8 और टोटल सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। पृथ्वी के पास चंद्रमा भी है और उसके अलावा कुछ और ग्रहों के पास चंद्रमा भी है। सौर मंडल नेक्स्ट है। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं खगोलीय पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है। सौर मंडल क्या है? जैसे हमारा घर होता है, घर में एक मुखिया होते हैं, उसी तरह सौर मंडल है। सौर मंडल एक घर है, उसका मुखिया सूर्य है। उसमें क्या क्या है? सूर्य में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब मिला के परिवार का नाम देते हैं, सौर परिवार इसे कहते हैं। और उसका मुखिया जी कौन है? उसका मुखिया है सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि बीचों बीच। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, यानी कि ये बहुत ही गर्म है। इसका खिंचाव बल इससे सूर्य मंडल को बांधे रखता है। ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से ही हमें सौर मंडल में प्रकाश और उष्मा मिलती है। इसका मतलब सूर्य ही है जो सभी को, सौर मंडल में जितने भी हैं सबको लाइट और हीट देते हैं। तो लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह सबसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नज़दीक कहने मतलब नहीं है कि 2 किलोमीटर, सबसे नज़दीक तारा है, लेकिन पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कल्पना कीजिए। तो सूर्य क्या हुआ? सूर्य ही है जो हमें लाइट देता है और हीट देता है, यानी कि उष्मा और प्रकाश। ग्रह के बारे में समझते हैं। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। कितना हो गया? 8। फिर से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल कितने हो गए? 8। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से क्या हुआ? एम से हुआ मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। एक ट्रिक है जिसे इंग्लिश में कहते हैं। टोटल कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैली हुई है। ये एक कक्षा कहलाता है, यानी कि जिससे जितने भी ग्रह हैं सब के सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। तो अपने कक्षा में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि शुक्र को और पृथ्वी दोनों क्या है? जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। अब अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपना बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 में UB 313
सीरस तथा प्लूटो जिसे बोल, तो प्लूटो अब हमारे सौर मंडल का यानी कि वो ग्रह का रूप नहीं है, उसे हम ग्रह नहीं मानते हैं। अर्थात यह है कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से हट चुका है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा, लेकिन पांचवा सबसे बड़ा ग्रह साइज के अनुसार। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे ध्रुव मतलब ऊपर नीचे पोल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ध्रुव में यह थोड़ी सी चपटी हुई है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप मतलब दोनों साइड से हल्का दबाव। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं अन्न उपस्थित हैं, जो पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2/4 पानी भरी हुई, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई पड़ेगी। अब है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि डायमीटर पृथ्वी के 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि दूसरे ग्रह के अपेक्षा ये हमारे नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर सकता है। और इसकी परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, यानी कि हम वहाँ चंद्रमा पर अगर जाएँ तो हम जीवित न रह सकते हैं। इसके लिए स्थिति वहाँ जीवन अनुकूल स्थिति नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा में कुछ दिख रहा, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ दाग है। दाग नहीं, उसमें एक गड्ढे हैं, गड्ढे के कारण वो इस तरह दिखाई पड़ते हैं। अगला है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे रहते हैं। तो ये मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है मंगल ग्रह, यह है पृथ्वी। ये दोनों ग्रहों के बीच में ये पट्टी दिखाई क्षुद्र ग्रह की, वही है पट्टियाँ, इसी पट्टी को हम बोल रहे हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि उसके अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। यानी कि जो ग्रह हम देख हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं, उसी ग्रह के पार्ट्स हैं क्षुद्र ग्रह, जो विस्फोट जब हुआ था उस समय टूट गए थे। आगे समझते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं।
उल्कापिंड क्या है? छोटे छोटे पत्थर है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। देखिए ये भी घूमते हैं उल्कापिंड भी। कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी को घूमते घूमते आ जाता है, तो पृथ्वी में वायुमंडल है, उस वायुमंडल में रगड़ा कर यानी कि घर्षण से उल्कापिंड जल जाता है। जल जाता है तो खत्म हो जाता है जलकर। और इसका फलस्वरूप क्या होता है कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसका धरातल पर गड्ढा बन जाता है। अगर उल्कापिंड अगर आया और वायुमंडल उसे पूरी तरह से घर्षण करके गर्म मतलब नष्ट नहीं कर पाई, तो क्या होगा? धरातल पाएंगे और आकर क्या होता है? गड्ढे बनाता है। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है? एक आकाशगंगा का भाग है, बहुत बड़ा आकाशगंगा है। उस आकाश जिसको हम तो मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे दूध की तरह दिखाई पड़ता है, उसको मिल्की वे कहते हैं। और उसी आकाशगंगा का एक भाग है हमारा सौरमंडल। और सौरमंडल में ग्रह है, और उस ग्रह में हम एक पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, जिसमें संभव है जीवन। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बढ़ती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि ग्रुप है। ठीक है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड समझे कितना बड़ा होता है। हम लोग आकाशगंगा के एक छोटा सा एक सौरमंडल है। इस तरह बहुत सारे सौरमंडल हैं, बहुत सारे। उस सौरमंडल के अंदर है क्या? एक सूर्य के चारों ओर लगाती है चक्र ग्रह। ग्रह में मतलब प्लेनेट। और उस ग्रह में जैसे पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं। अब पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। जैसे देखिए, एक ब्रह्मांड है, इसके आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, पृथ्वी, हम लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं सौरमंडल। देखिए यह है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य के बाद नेक्स्ट है बुध, उसके बाद शुक्र। तो सूर्य के चारों ओर सभी प्लेनेट क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं गोल गोल। सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। टोटल कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 ग्रह क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। यानी कि क्षुद्र ग्रह दिख रहा है आपको पेटी, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, यानी कि एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर से पहले 4 ग्रह हैं, उसके बाद 4 ग्रह, यानी कि इसके पहले 4 ग्रह हैं, इसके बाद 4। तो इस 4 ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इस 4 ग्रह को बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है,
ये क्या है, दूरी के अनुसार। जैसे जैसे बड़ा है दूरी बढ़ा उसके अनुसार ये ग्रह है सजे हुए। जैसे ये नेपच्यून है, ये सूर्य के सबसे अधिक दूरी में है, ठीक है। और इस ग्रह के पास अपना लाइट नहीं है ना ही हीट है। ये किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड, सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में कितने सारे आकाश गंगा हैं, जिसमें से हम लोग रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे में हम लोग रहते हैं, और उस मिल्की वे का एक छोटा सा भाग है जिसे हम सौरमंडल कह रहे हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। और उस सौरमंडल में सूर्य आता है, और सूर्य के चारों ओर क्या है, प्लेनेट है। और उस प्लेनेट को हीट और लाइट हमें सूर्य के द्वारा मिलता है, ठीक है। और उसमें से थर्ड नंबर पे हमारा है पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे जीवन संभव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।